स्टार्ट करें हम। हेलो, आ रही है आवाज? ओह, चलिए, कल हम आप लोगों को कालखंड लिखवा दिए थे सब कुछ। और कल कालखंड जब लिखवा रहे थे आप लोग को हम बोले थे कि बिहार के इतिहास में जो एक ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि बिहार में प्राक इतिहास मतलब ताम्रपाषाण काल तक के ये अवशेष मिलते हैं, ठीक ना। लेकिन अध इतिहास कांस्य युगीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, वैदिक काल से अवशेष प्राप्त होना स्टार्ट होते हैं। कल हम आप लोग को यह भी समझाए थे कि ऋग्वेद में बिहार को व्रात्य कहा गया है, क्यों कहा गया है, ये सारी चर्चा हो गई थी। राजा जनक की चर्चा कल हो गई थी, जिनकी बेटी माता सीता थी, ठीक ना। कल हम ये सब बता दिए थे, जनकपुर जगह है, मिथिलांचल है, ये सारा चीज बात हो गया था। कल फाइनली जाके जो हम छोड़े थे बात वो इस पे छोड़े थे कि हम लोग 16 महाजनपदों, कल हम आप लोग को समझाए भी थे कि ऋग्वेद में क्या था, जन था ना, याद आ रहा है? तो आप लोग रिवीजन करते जाइएगा, थोड़ा जोर जोर से बोलिएगा तो आप लोगों में गर्मी आएगी, सुन के हम में भी थोड़ी गर्मी आएगी, ठंड बहुत ज्यादा है, ठीक ना। तो हम लोग कल पढ़े थे, यस सर धीरे ही बोलिएगा तो चल जाएगा, बाकी आगे वाला जरूर जोर से बोलिएगा। ठीक, तो हम लोग कल पढ़े थे ऋग्वेद में क्या था, ठीक, ऋग्वेद में जन था, यही उत्तर वैदिक काल में जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है, जनपद में कन्वर्ट हो जाता है। और काल क्रमेण 6ठी शताब्दी तक के बाद, जिसको हम लोग बुद्ध काल भी बोलते हैं, ठीक ना, ये सब बातें कल हो गई थी। बुद्ध काल में ये क्या कहलाता है, महाजनपद, है ना। और इस महाजनपद की चर्चा कहां मिलती है हमें, वाह शाबाश, अंगुत्तर निकाय किससे रिलेटेड है, और भगवती सूत्र, वाह 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 शाबाश। अब इस 16 महाजनपद में बिहार में कितने जनपद थे, महाजनपद थे, 3 महाजनपद थे। 3 महाजनपद थे, कौन कौन थे बताइए। सबसे पहला तो मगध जो सबसे फेमस है, बिल्कुल सही, वाह शाबाश। और तीसरा हो गया वज्जी, ठीक है ना। देखो मगध, ये पाटलिपुत्र वाला, आज के मैप के हिसाब से अगर देखिएगा तो पटना डिस्ट्रिक्ट, नवादा डिस्ट्रिक्ट और गया डिस्ट्रिक्ट, ये वाला जो क्षेत्र है ये किसमें था, मगध में था, ठीक है ना। अंग कहां था, ठीक है, ये हम आप लोग को बता दिए थे, भागलपुर मुंगेर वाले क्षेत्र में। और ये जो बज्जी था वैशाली वाले क्षेत्र में, ठीक है ना, वैशाली मुजफ्फरपुर ये वाला जो क्षेत्र था। अच्छा, अब देखो हम आप लोग को समझाए थे कि ये जो जनपद है ये महाजनपद में कैसे कन्वर्ट हुआ था। जैसे एक ये छोटा ये छोटा ये छोटा, अब कोई ये तीनों को जीत लिया तो वो क्या कहलाया, महाजनपद। तो इसी तरह ये जो मगध महाजनपद है ये धीरे धीरे अपना क्या करेगा, विस्तार करेगा, ठीक ना। और इसमें बहुत फेमस राजा हुए, ठीक ना, जो व्यक्तिगत स्तर पे भी उनकी क्वालिटीज क्या थी, वो लोग बहुत मतलब अपने आप को शक्तिशाली राजा के रूप में स्थापित किया। जैसे बिंबिसार थे, अजातशत्रु थे, कालाशोक थे, है ना। फिर आगे आप जाके देखोगे कि इसमें नंद वंश भी आके जुटता है ना, महापद्म नंद, घनानंद, फिर अशोक महान जैसे शासक आते हैं। तो ये मगध साम्राज्य जो कहां था, पटना, गया, नवादा वाला क्षेत्र में, ये एक समय ऐसा आता है कि जब ना केवल इंडिया बल्कि मध्य एशिया के भी कुछ क्षेत्रों पे इनका कब्जा हो जाता है। आप देखोगे कि कांधार कहां है, अफगानिस्तान में है, वहां से भी किसके अभिलेख मिले हैं, अशोक के अभिलेख मिले हैं ना। तो इतने बड़े क्षेत्र में इसका
फैलाव हो जाता है। देखिए हम फर्स्ट क्लास में ही आप लोगों को मगध साम्राज्य के इतिहास पे अच्छा खासा चर्चा कर चुके हैं, फिर भी यहां शॉर्टकट में हम कुछ कुछ आप लोगों का रिवीजन करवा देते हैं, ठीक ना। देखिए महाजनपद में जो 16 महाजनपद थे वहां इसका लिस्ट दिया हुआ है। इसमें ये स्टार्टिंग के जो 3 है, ठीक ना, ये स्टार्टिंग के 3 है, सॉरी ये स्टार्टिंग के जो 3 है ये कहां है, बिहार में है। जैसे ये मल, ये कहां था, ईस्टर्न यूपी में था। मल्लों की राजधानी कहां थी, मल्लों की 2 राजधानी थी, कुशीनारा और पावापुरी। इनका संबंध किससे जाकर जुड़ जाता है, भगवान बुद्ध से जाकर जुड़ जाता है ना। इस टाइप से देखो, फिर काशी है, कौशल है, वत्स है, चेदी है, कुरु है, पांचाल, सुरसेन, मत्स्य, अवंती। अवंती का फेमस शासक कौन था बताइए, चंड प्रदोत था ना। फिर देखो अस्मक हो गया, गांधार हो गया, कंबोज हो गया, ठीक। ये 16 महाजनपद है, ठीक, समझ में आ रहा है। अब देखो इसमें कुछ कुछ ये जो 16 महाजनपद है इसमें कुछ कुछ फैक्ट्स जो है, हालांकि ये बिहार स्पेशल का चीज नहीं है फिर भी हम बता दे रहे हैं। एकमात्र अस्मक एक ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में था, कहां, नर्मदा ताप्ती घाटी में था, ठीक ना। अब देखो गांधार और कंबोज किधर है, इधर नॉर्थ वेस्ट, ठीक ना। अभी वर्तमान भारत और पाकिस्तान जो है, तो ये जो उत्तर पश्चिम वाला जो सीमांत क्षेत्र है, यहां कौन कौन था, गांधार और कंबोज था। और बाकी जितने देख रहे हो ये कहां है, ये इस नॉर्थ इंडिया में जो मुख्य गंगा नदी घाटी का जो क्षेत्र है, जो जल्लोड़ मैदान का क्षेत्र है, वहां हुआ, ठीक ना। तो इसमें आप लोग को राजधानियां याद कर लेना है, इनके साइट्स पे ध्यान दे देना है कि कौन साइट्स कहां है, ठीक। इसमें और विशेष कुछ बचाने का है नहीं, आप लोग इसको याद कर लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अब देखो क्या टॉपिक आ रहा है, मगध महाजनपद, है ना। हालांकि मगध महाजनपद के बारे में हम पहले क्लास में भी आप लोग को बता चुके हैं, फिर भी यहां कुछ बताते हैं। देखो मगध महाजनपद भारत में साम्राज्यवाद का जो पहला उदाहरण मिलता है, साम्राज्यवाद का, वो किस रूप में मिलता है हमको, मगध के रूप में मिलता है, मगध साम्राज्यवाद के रूप में मिलता है, ठीक ना। मगध साम्राज्यवाद है, मगध क्या है, महाजनपद है, और इस महाजनपद में अलग अलग काल में अलग अलग वंश आएंगे, ठीक है ना। उसको हमको इसमें पढ़ना है। हम लोग यहां सबसे पहले एक चीज समझते हैं कि आखिर मगध ही क्यों, बाकी महाजनपद इतना आगे नहीं बढ़ सके, ठीक ना। आप लोग सभी सही बोल रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा एक ऑर्डर में कर दे रहे हैं, ठीक ना। इसको हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं, इसके रीजन को, मगध के प्रसार का रीजन को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला वस्तु परक क्या है, और दूसरा व्यक्ति परक। क्या वस्तु परक मतलब मैटेरियलिस्टिक, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए, और व्यक्ति परक में क्या हो गया, इंडिविजुअल्स, ठीक ना। तो मैटेरियलिस्टिक में क्या क्या है, देखो मगध साम्राज्य किस क्षेत्र में है, जहां भूमि संसाधन है, उपजाऊ भूमि है ना, फर्टाइल लैंड है ना। भूमि संसाधन को हम यहां क्या फर्टाइल लैंड बोल सकते हैं या लैंड रिसोर्स बोल सकते हैं। दूसरा जल संसाधन, वाटर रिसोर्स, ठीक ना। तीसरा और बताओ आप लोग, तीसरा क्या है, खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्स इसको बोलेंगे। देखो क्या है, छोटा नागपुर का पठार है, प्लेटी ऑफ छोटा नागपुर, है ना। प्लेटी ऑफ छोटा नागपुर में क्या मिलता है, आयरन ओर मिलता है ना। तो जहां आयरन ओर मिलेगा वहीं से ना फिर आयरन को हम लोग निष्कासन कर सकते हैं, और आयरन जब निष्कासन होगा तभी तो उससे आयरन टूल्स का निर्माण होगा, है ना, इक्विपमेंट्स का निर्माण होगा।
तो मगध, देखो ये जो बिहार है, ठीक, और यहां क्या है, झारखंड है। इस क्षेत्र में क्या मिल रहा है, आयरन ओर मिल रहा है। तो आयरन और रिसोर्सेस के सबसे नजदीक कौन सिचुएटेड है, मगध साम्राज्य है ना। तो इसका फायदा इनको मिला, ठीक। दूसरा, छोटा नागपुर के जंगलों में ना हाथी बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है। आपको मालूम होगा कि इंडिया का जो पहला एलिफेंट कॉरिडोर भी बनाया गया वो कहां बनाया गया, दलमा में बनाया गया। दलमा में, दलमा कहां है, तो आप लोग एक टाटा का नाम सुने होंगे, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जमशेदपुर, है ना। तो जमशेदपुर के ही ठीक ऊपर में ना, यहां देखो झारखंड के, मान लो ये झारखंड है, तो झारखंड के सबसे नीचे इस वाले किनारे पे जमशेदपुर है, और यहां क्या है, दलमा की पहाड़ियां हैं, ठीक ना। इसी दलमा पहाड़ियां और इसी के चारों तरफ जो जंगल है, यहां इंडिया का सबसे पहला एलिफेंट कॉरिडोर भी बनाया गया था, ठीक है ना। ये जीएस का फैक्ट हो गया। तो ये सब क्या हो गया, मेटेरियलिस्टिक अप्रोच हो गया, जिसके चलते मगध साम्राज्य जो है अपना विकास कर पाया। अच्छा, अब अगर इंडिविजुअल इंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम लोग बात करें, तो यहां आप देखोगे कि बिंबिसार, ठीक ना, अजात शत्रु, काला शोक, अशोक जैसे महान शासक हुए, जिन्होंने हर एक चीजों को अपनाया अपने विस्तार के लिए। जैसे वैवाहिक संबंधों को भी अपनाया, जहां लोग प्यार से मान गए वहां प्यार की भाषा चली, जहां प्यार से नहीं माने वहां टकरार की भाषा चली, ठीक ना। तो ये इनका क्या था, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप था, जिसके चलते क्या हुआ, मगध का प्रसार हुआ। अब हम लोग इस चीज को समझ गए ना, मगध साम्राज्यवाद के कारणों को। अब देखो, अब हम लोग देखते हैं कि मगध साम्राज्य में कौन कौन सा वंश आया। तो हम पहले ही क्लास में आप लोगों को बताए हैं कि मगध साम्राज्य की स्थापना सबसे पहले किसने की थी, बृहदत्त ने की थी। उनका बेटा कौन था, जरासंध था, ठीक ना। फिर उसके बाद हर्यक वंश आते हैं, है ना। लेकिन अगर आपसे पूछे क्वेश्चन कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, ठीक ना, तो बिंबिसार था, जो 544 ईसा पूर्व में सत्ता पे काबिज हुआ था। और ये किस वंश का था, हर्यक वंश का था, ठीक ना। देखो बिंबिसार ही आते के साथ लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर दिया, ठीक ना। बिंबिसार ही, देखो अभी हम बताए थे ना ऊपर कि बिहार में 3 महाजनपद थे, ठीक ना, मगध, अंग और वज्जी। ये जो अंग महाजनपद है इसको कौन जीत लेता है, बिंबिसार, ठीक ना। बिंबिसार आके जीत लेता है। इसके बाद बिंबिसार जो है अपने प्रसार के लिए वैवाहिक संबंध भी करता है। बिंबिसार टोटल 3 शादियां करता है। पहला कहां करता है, कौशल नरेश की बहन से करता है, ठीक ना। और इसको दहेज में काशी मिलता है, जो आज का बनारस है, ये बिंबिसार को क्या मिलता है, दहेज में मिलता है। समझ में आ रहा है। तो आप लोग भी देख देख के शादी कीजिएगा। वो अलग बात है, पुलिस को मालूम चल जाएगा तो उठा के ले भी जाएगा और नौकरी भी चली जाएगी। समझ में आ रहा है ना। अच्छा, मतलब लेना है। देखो अंदर का जो दबा हुआ भावना है अब धीरे धीरे उभर रहा है। फ्लैट मिल जाए वही बहुत है, लड़की मिल जा रही है बहुत नहीं है। जिस टाइप से इंडिया का सेक्स रेशियो गिर रहा है ना, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कंसेप्ट हो गया है, तो उसमें लड़की मिल जाए वही बहुत है, फ्लैट उलट तो बहुत दूर की बात है। ठीक ना। तो पहला शादी कहां किए थे ये, कौशल में। दूसरी शादी ये कहां किए थे, लिच्छवी गणराज्य में। कहा, लिच्छवी गणराज्य में। और लिच्छवियों की राजधानी कहां थी, वैशाली थी। देखो हम 2-3 क्लास में भी पहले भी बताए थे, फर्स्ट क्लास में भी बताए थे कि वज्जी गणराज्य है, और ये गणराज्य जो था 8 कुलों से मिलकर बना था। उसमें से एक कौन था, लिच्छवी कुल था, और लिच्छवी कुल का राजधानी कहां था, वैशाली था। तो इनकी दूसरी शादी कहां हुई थी, लिच्छवियों के राजघराने में हुई थी, ठीक ना। लिच्छवी वैशाली के जो राजा थे उनकी बेटी से हुई थी। और तीसरी शादी इनकी कहां हुई थी, मद्रकुल में हुई थी। कहां, नहीं, लिच्छवी में बहन हुआ था कौशल, प्रसेनजित की बहन से हुआ था, ठीक है ना, प्रसेनजित की बहन से हुआ था। और वैशाली में जो थी ना, लिच्छवी राजा के बेटी से हुआ था।
और यहां फिर एक और कहां हुआ था, मद्रकुल के शासक की बेटी से हुआ था। मद्रकुल कहां है, आज का जो आप पंजाब पेशावर वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये मद्रकुल कहलाता है। और पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है कि जो ये मद्रकुल था, ये राक्षसों का कुल था। क्या था, राक्षसों का कुल था। तो यानी कि ये अपनी तीसरी शादी राक्षसनी से किए थे ऐसा देख के चलो तो, ठीक ना। और ये कहां हो रहा है, देखो भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र में है मद्रकुल। मतलब तीसरी शादी कहां कर रहे हैं, उत्तर पश्चिम सीमांत तक। वैवाहिक संबंध से इन्होंने कहां तक अपना पहुंच बना लिया, हमारा जो आज का इंटरनेशनल बाउंड्री है इंडिया पाकिस्तान वाला, वहां तक बना लिया। किसके थ्रू, वैवाहिक संबंध के थ्रू। देखो जब आदमी बड़ा हो जाता है ना, तो वैवाहिक संबंध ही बहुत काम करता है। जैसे तुम वेस्ट बंगाल में शादी करो और जाके किसी को बोल दिए कि हम यहाँ के दामाद हैं ना, तो मारेगा भी, ठीक। लेकिन अमिताभ, दामाद, अरे तुम मेरा दामाद कैसे हो जाओगे, समझ में आ रहा है। लेकिन अमिताभ बच्चन को क्या बोलता है, पूरे बंगाल का दामाद है अमिताभ बच्चन, समझ में आ रहा है। काहे भाई, अमिताभ बच्चन पहुंच गए, सदी के महानायक हैं। तो एक कहावत है, चढ़ते सूरज को ही सब सलाम करता है। अमिताभ बच्चन जया बच्चन से शादी करके पूरे वेस्ट बंगाल के दामाद बन गए, ठीक ना। लेकिन आप जाके वेस्ट बंगाल में बोलिए तो हम यहाँ के दामाद हैं, मारेगा भी, ठीक ना। तो मद्रकुल में शादी किए थे। अब देखो आप लोग को मालूम होगा बिंबिसार की हत्या कौन कर देता है, अजात शत्रु कर देता है। अजात शत्रु रियल सेंस में उस साम्राज्यवाद को स्टार्ट करता है। नो डाउट बिंबिसार भी अंग को जीत लिए थे, लेकिन इससे ज्यादा वो वैवाहिक संबंधों पे फोकस किए थे, ठीक ना। मतलब सॉफ्ट पावर पॉलिसी लेके चल रहे थे। लेकिन जब अजात शत्रु आता है ना, तो वो एकदम जो रियल वाला होता है ना, तलवार के बल पे हम जीतेंगे, वो वाला प्रिंसिपल को, वो वाले कंसेप्ट को स्टार्ट करता है, ठीक। अब देखो अजात शत्रु कौशलों के विरुद्ध, ठीक ना, काशी के विरुद्ध, ठीक ना, वैशाली के विरुद्ध, ठीक, मल्लों के विरुद्ध क्या करता है, सैन्य अभियान करता है। समझ में आया। कौशल नरेश के विरुद्ध आप एक चीज देख रहे हो, कौशल नरेश कौन हो रहे हैं अजात शत्रु के, मामा हो रहे हैं ना, मामा हो रहे हैं ना। क्योंकि कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन से शादी किनकी हुई थी, बिंबिसार की हुई थी। तो अजात शत्रु को क्या लगे, मामा लगे। ये क्या बोला, हाँ काशी मिला था, लेकिन जब ये कौशल पर अटैक किया तो काशी भी क्या हुआ, इसके हाथ से स्वतंत्र हो गया, है ना। ये क्या बोला, कोई मामा मामी नहीं, ठीक ना, मामा है मामी है वो गया, हमको भाई चाहिए आपका भूमिखंड। समझ में आ रहा है। देखो इन्होंने वैशालियों के विरुद्ध, वैशाली क्या हो गया, लिच्छवी। एक तरह से सोचोगे तो इसके नाना जी हो गए ना, लिच्छवी नरेश हुए ना नाना जी। मामा के खिलाफ भी युद्ध, नाना के खिलाफ भी युद्ध। देखो यहां वैशाली लिच्छवियों के विरुद्ध जो ये युद्ध करता है, इससे 2-3 क्वेश्चन पूछता है। इस युद्ध में अजात शत्रु का हेल्प कौन किया था, वर्षाकार, उसका एक मंत्री था वर्षाकार। इसको आप लोग लिखते जाइए, भूल जाइएगा नहीं तो, वर्षाकार, ठीक ना। और इसी युद्ध में इसने 2 अग्नेयास्त्र का उपयोग किया था, जिसका नाम है महाशिला कंटक और रथ मूलस। इसी चीज को बाहुबली मूवी में दिखाया गया है। वो जो देखते हो वो घूमते रहता है और इस टाइप से एक गोला फेंकता है, कुछ इसी टाइप का क्या था, अग्नेयास्त्र कौन यूज किया था, अजात शत्रु यूज किया था। वर्षाकार उसके मंत्री का नाम हो गया, ठीक ना। और ये जो अग्नेयास्त्र यूज किया गया था उसका क्या नाम था, आप लोग हाथ चलाइए, भूल जाइएगा स्टोरी। जो अग्नेयास्त्र का यूज किया था उसका क्या नाम है, महाशिला कंटक और रथ मूलस, रथ मूसल, रथ मूसल। बाहुबली मूवी देखी है आप लोग, देखो कहां लिखूं, महाशिला कंटक, ठीक ना, महाशिला कंटक
और रथ मूषल। ये देखिए बुक में भी लिखा हुआ है आपके, आप चाहे तो बुक में भी इस चीज को ये अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए अब आगे बढ़े हम लोग। नहीं, सारा कहानी बुक में नहीं लिखा हुआ है, कुछ जो हम आप लोग का वैल्यू एडिशन करवाते हैं वो इंडियन हिस्ट्री में जो आप लोग चैप्टर पढ़ते हैं वहां से करवाते हैं, ठीक ना। वैशालियों के विरुद्ध आपको वर्षाकार हेल्प किया था, रथमूलस और महाशिला कंटक नाम के 2 अग्न्यास्त्रों का प्रयोग किया था, और 16 साल तक युद्ध चला था। 16 साल तक युद्ध लड़ा था अपने नाना जी के खिलाफ में, वैशाली के विरुद्ध, ठीक है ना। फिर फाइनली वो वैशाली पे कब्जा कर लेता है, ठीक। अब देखो बिंबिसार से रिलेटेड एक चीज और जान लो। बिंबिसार का बेटा कौन हुआ? अजातशत्रु। और बिंबिसार का ही समकालीन क्या कौन था? अवंती। अवंती का शासक कौन था? चंड प्रद्योत, ठीक ना। देखो बिंबिसार कितना अच्छा आदमी था, एक तरह से सोचो तो। देखो ये अपने संबंधों को कैसे प्रगाढ़ कर रहा है कि तुम्हारा, इनके एक राजवैद्य थे, ठीक ना, जिनका नाम था जीवक, ठीक ना। अवंती का शासक चंड प्रद्योत जो था, जब इसको पांडु रोग हो गया, जिसको हम लोग पीलिया बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में जॉन्डिस बोला जाता है, ठीक है ना। जॉन्डिस समझती हो ना, जब ब्लड में विलुरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो हमको कौन रोग हो जाता है? जॉन्डिस हो जाता है, आंख वाँख पीला पड़ने लगता है, ठीक है ना। एक हाथ पीला होना अलग चीज है, आंख पीला होना अलग चीज है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ आंख पीला का बात चल रहा है। तो इसमें क्या हुआ, इनको जब जॉन्डिस हो गया था तो बिंबिसार क्या करता है, अपने राजवैद्य को भेजता है इनके इलाज के लिए, ठीक ना। ये भी काफी शक्तिशाली शासक थे चंड प्रद्योत, ठीक। अब अजातशत्रु देखो किससे किससे झगड़ा किया? कौशल, काशी, वैशाली, मल, ठीक ना। इससे भी लड़ने के चक्कर में था, लेकिन ये भी शक्तिशाली था, ठीक ना। तो ये क्या किया सबसे पहले अजातशत्रु कि ये इस पे अटैक ना कर दे, ये क्या किया, राजगीर का फोर्टिफिकेशन किया। राजगीर का फोर्टिफिकेशन कहने का मतलब राजगीर में को किले बंद बनाया, ठीक। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत इसमें? चलिए अच्छा, आप लोग को हम, अच्छा इसके बाद अजातशत्रु से एक रिलेटेड और क्या है, जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो कहां हुआ था? ठीक ना। इसके पैट्रॉन कौन थे? अजातशत्रु थे। और चेयर्ड कौन किया था इसको? महाकश्यप, ठीक ना। और इस बुद्धिस्ट काउंसिल का जो सबसे मतलब जो प्रमुख उल्लेखनीय कार्य किया गया था उसमें, वो क्या किया गया था बताओ? सूत पीटक और विनय पीटक की रचना की गई थी। इसमें फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में सूत पीटक, विनय पीटक, देखो टोटल 3 पीटक है, सूत पीटक, विनय पीटक और अभिधम पीटक। तो सूत पीटक और विनय पीटक की रचना फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में होगा, और जो अभिधम पीटक है इसकी रचना थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में होगा। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल किसके अंतर्गत हुई थी? अशोका के अंतर्गत में हुई थी। कहां हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और ये चेयर्ड किसके द्वारा किया गया था? मोगलीपुत्र तिस के द्वारा किया गया था, ठीक ना। समझ में आ गया? अच्छा, और कुछ इससे रिलेटेड वैल्यू एडिशन करवाते हैं। जिसको ये सारी चीजें नहीं मालूम है अपना हाथ स्पीडली चलाइएगा, लिख लीजिएगा। ऐसे क्या होगा कि आज जब बिहार स्पेशल पढ़ रहे होंगे तो आपका मेन हिस्ट्री भी रिवीजन होते जाएगा। नहीं तो इन चीजों को फिर आपको मेन हिस्ट्री में जब ढूंढोगी तो वहां से फिर यहां लाके कनेक्शन बैठाने में ना आपको बाद में इश्यू होगा। इसलिए आप लोग अपना हाथ को थोड़ा स्पीड चलाएंगे। पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में, ये हम फर्स्ट क्लास में लिखवाए थे। नहा एक काम करना, रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक ना। चलो, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में समझ में आ गया, सूत पीटक और विनय पीटक की रचना हुई थी। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल किसके अंतर्गत में हुई थी? कालाशोक के अंतर्गत में हुई थी, ठीक है ना। और ये कहां हुई थी? सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की एक महत्वपूर्ण घटना क्या है? क्या क्या भाग? नहीं, वो सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। 2 भाग में क्या क्या बटा था बताओ?
नहीं, गलत बात, गलत बात। इसमें स्थाविरा और महासंगिका, ठीक ना, स्थाविरा और महासंगिका। एक्चुअली बुद्धिस्ट काउंसिल और बुद्धिस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन को लेके क्या हुआ, मतभेद उत्पन्न हो गया सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में, ठीक ना। पूरा बुद्धिस्ट लोग में विभाजन नहीं हुआ, लेकिन इनकी विचारधाराओं में क्या हो गया, विभाजन हो गया, इनकी फिलॉसफी में विभाजन आ गया। तो एक जो फिलॉसफी का स्कूल बना वो क्या कहा, क्या कहलाया, स्थाविरा, ठीक ना। इसको इंग्लिश में भी स्थाविरा ही बोला जाता है। और सेकंड जो हुआ महासंगिका, ठीक ना। यही फिलॉसफी जो है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में इन आयनियों का हो जाता है, ठीक ना। और ये जो हो जाएगा महासंगिका किसका हो जाएगा, महायानियों का हो जाएगा। समझ में आ रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ फिलॉसफी, राइट्स एंड रिचुअल, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में ही इनका विभाजन हो जाता है। किसके किसमें, स्थाविरा और महासंगिका। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या होता है, अशोक के तहत होता है और अभिधम पिटक की रचना होती है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो होता है कनिष्क के काल में होता है, और इस काल में जो है बुद्धिज्म जो है दो भागों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। इन दोनों के बीच में जो सबसे बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, हीनयान रिलीजन विदाउट गॉड, एकदम जो सबसे बेसिक डिफरेंस है। हीनयान क्या हुआ, रिलीजन विदाउट गॉड, और महायान क्या हो गया, रिलीजन विथ गॉड। जब विदाउट गॉड है, इधर इधर ध्यान दीजिए, जब रिलीजन विदाउट गॉड है तो यहां क्या हो गया, भगवान क्या हो गए, अलौकिक हो गए, उनका कोई आकार नहीं है, मतलब निरंकार हो गए, ठीक ना। लेकिन महायान में क्या हो गया, भगवान को आकार दे दिया गया। तो आकार कैसे दिया जाएगा, मूर्तियों के रूप में ही दिया जा सकता है ना भगवान को आकार, ठीक ना। तो हीनयानी किसी भी बौद्ध आइडियल को नहीं पूजते हैं, और जो महायानी है इनका सबसे फेमस पहचान क्या है, सबसे उल्लेखनीय पहचान क्या है कि ये भगवान बुद्ध को भगवान मान के मूर्ति के रूप में पूजते हैं। समझ में आ गया डिफरेंस, कोई कंफ्यूजन इसमें। देखो सूत पिटक किससे रिलेटेड है, राइट एंड रिचुअल से। सूत पिटक राइट एंड रिचुअल से रिलेटेड है, विनय पिटक रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड है, और अभिधम पिटक फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ठीक ना। फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म से रिलेटेड है अभिधम पिटक, ठीक ना। अब हम लोग आगे बढ़े। देखो ये सब आप लोग को बता दिए थे कि पहले राजगीर राजधानी थी, राजगीर के बाद उदीन क्या करता है, राजधानी को पाटलिपुत्र लेके जाता है। फिर शिशुनाग आएंगे, वो कहां लेके चले जाएंगे, वैशाली लेके चले जाएंगे। फिर शिशुनाग का बेटा कौन आएगा, कालाशोक आएगा, और कालाशोक फिर राजधानी को कहां लेके आ जाएगा, वैशाली से पाटलिपुत्र लेके आ जाएगा। ये सारी चीजें हम आप लोगों को समझा चुके हैं, ठीक ना। अब देखो इस मगध साम्राज्यवाद या मगध महाजनपद से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है अशोक। क्या बनता है, अशोका द ग्रेट। इससे अक्सर क्वेश्चन पूछता है। पहले हम कुछ समझा देते हैं इसके बारे में, फिर आप लोग को लिखवा देंगे। लिखना है और बहुत ज्यादा लिखना है, इसलिए क्योंकि ये चीजें अक्सर सबको कंफ्यूजन रहता है इस चीज का। यूपीएससी के स्टूडेंट्स को भी रहता है और बीपीएससी के भी स्टूडेंट्स को रहता है, ठीक ना। तो वो आज हम आप लोग को क्लियर ही करवा देंगे। चलिए अब हम लोग अशोक पे आते हैं, ठीक ना। एक सेपरेट पेज ही ले लेते हैं अशोक के लिए। अशोक दिख रहा है ये कि दूसरा कलर ले लें। चलिए अशोका जो है सब सत्ता पे कब काबिज होता है, 269 बीसी ईसा पूर्व जिसको बोलते हैं, ठीक ना। अब देखो अशोक भी आया तो मगध साम्राज्यवाद की जो रीति चली आ रही थी उसको आगे बढ़ाया, ठीक ना। अशोक जब राजा बना था, शासक बना था, तो उस समय ये कहां का गवर्नर था, अवंती का गवर्नर था।
कहाँ का प्रांतपति था? अवंती का था। ठीक, अब देखो ये अपने शासन के 8वें वर्ष यानी कि इसमें से 8 घटा लो, 269 में से तो क्या हो जाता है 261 बीसी में क्या करता है? कलिंग पे आक्रमण करता है। किस पे करता है? ठीक, ये सब आप लोग लिखते जाएंगे सब। कलिंग पे आक्रमण करता है। कलिंग की राजधानी कहां थी? तोसली थी, तोसली थी। बहुत भयंकर वाला युद्ध होता है, बहुत ज्यादा ब्लड बाथ होता है, और इसको देख के अशोक का हृदय परिवर्तित हो जाता है। अच्छा, ऐसा कुछ हुआ है, हमको कहां से पता चलता है? 13वें शिलालेख से। शिलालेख, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? शिलालेख को रॉक एडिक्ट क्या बोलते हैं? 13th रॉक एडिक्ट से हमको यह पता चलता है। अब यहां देखो, थोड़ा समझ लो। अशोक पहला ऐसा शासक था जो अपने जनता से ना डायरेक्ट कम्युनिकेट किया। ठीक ना? किसके माध्यम से? अपने इंस्क्रिप्शंस के माध्यम से। किसके माध्यम से? अपने इंस्क्रिप्शंस के माध्यम से। और इसके इंस्क्रिप्शंस को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। ठीक ना? इंस्क्रिप्शंस का हिंदी क्या होता है? अभिलेख। अपने अभिलेखों के माध्यम से वो प्रत्यक्ष रूप से अपनी जनता से जुड़ता है। ठीक, इसके अभिलेखों को हम लोग कितने भाग में बांटते हैं? क्या क्या बांटते हैं बताइए, बताइए। इंग्लिश मीडियम वाला इंग्लिश में ही बोलिए। देखो, पहला रॉक एडिक्ट्स, रॉक एडिक्ट्स जिसको हम लोग शिलालेख बोलते हैं। दूसरा बताइए, पिलर एडिक्ट्स। पिलर एडिक्ट इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्तंभ लेख। ठीक, और चौथा हो गया केव एडिक्ट्स। ठीक ना? जिसको हम लोग बोलते हैं गुहा लेख। गुहा लेख मतलब जैसे आप लोग को हम कल भी बताए थे कि अशोक और उसका जो पोता था दशरथ बराबर की पहाड़ियों में आजीवक संप्रदाय को क्या करता है? गुफा दान में देता है। अब उस गुफा के दीवार में कुछ कुछ लिख दिया तो क्या कहलाएगा? गुहा लेख कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो गुफा के अंदर में मिल रहा है। फिर आपको नागार्जुनी की पहाड़ियों में भी आंध्र प्रदेश दशरथ क्या करता है? आजीविक संप्रदाय के लिए गुफा का दान देता है। अच्छा, कल जो है हम लोग एक नाम में कंफ्यूज किए थे कि अशोक संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ठीक ना? वो अपने बेटे को भी भेजा था। बेटे का नाम महेंद्र था। ठीक है ना? कल हम लोग उसका नाम गलती से कपिल बोल रहे थे और वो अच्छा राहुल बोल रहे थे। सॉरी, तो राहुल तुम सामने बैठ जाते हो। ठीक है ना? तुम्हारा ऑरा ऐसा है कि फिर नहीं होता है कि तुमसे नजर नहीं हटती सितारे हम क्या देखे वाली बात हो जाती है। तो वही नाम आके अटक गया। अब महेंद्र किन्हीं का नाम ही नहीं था, है ना? नहीं तो फिर महेंद्र बोला जाता। तो पीछे से बोला था तो उनकी आवाज दबा कौन दिया था? आवाज कौन दबाया था? नहीं होता है, शरीफों का और सत्य वचन बोलने वालों की आवाज हमेशा दबा दी जाती है। ठीक ना? तो चलिए इसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स और केव एडिक्ट। ठीक ना? हाँ, तोसली राजधानी है, कैपिटल है, कैपिटल है कलिंग। ठीक ना? और इस युद्ध की चर्चा कहां होती है? 13वें शिलालेख में, रॉक एडिक्ट्स में होती है। ठीक ना? चलिए अब आप लोग नहीं, खारवेल के साथ तो अशोक का झगड़ा नहीं होता है। उसका जो झगड़ा होता है यहां अंदर है, जवान पे नहीं आ रहा है। ठीक ना? याद आते के साथ हम बीच में लिखवा देंगे। ठीक, चलिए आगे लिखिए, एकदम स्पीड में लिखो आप लोग। ऊपर हेडिंग दे दो अशोक। ठीक ना? अशोक के टोटल 14 शिलालेख हैं। जो रॉक एडिक्ट्स हैं ये कितने हैं? 14 हैं। इसमें जो मेन रॉक एडिक्ट्स है उसके बारे में हम आप लोग को लिखवा दे रहे हैं, थोड़ा स्पीड लिखना। पहला शिलालेख, फर्स्ट रॉक एडिक्ट में क्या है?
पशु बलि पे रोक, एरो देखो लिखो पशु बलि पे रोक। सेकंड रॉक एडिक्ट मतलब दूसरा शिलालेख में लिखा हुआ है कि ये जो है अपने मतलब, एक मिनट, इसने मानवों के, नहीं एक मिनट, इसको ऐसे लिखिए कि अपने लोक कल्याणकारी कार्यों का प्रसार लोक कल्याणकारी कार्यों का प्रसार इंसानों के साथ साथ पशुओं पर भी, ठीक ना, जैसे उपचार की व्यवस्था, पशुओं के लिए भी उपचार की व्यवस्था करता है, ठीक ना। थर्ड, लिखने दीजिए, थर्ड शिलालेख में वो राजकीय अधिकारियों को यह आज्ञा देता है, आदेश देता है कि हर एक 5वें वर्ष, ठीक ना, राज्य की यात्रा करेंगे और लोगों का हालचाल लेंगे। प्रत्येक 5वें वर्ष राजकीय यात्रा का आदेश देता है, ठीक ना। चौथा, आप लिखने पे ध्यान दो, आप बुक क्यों देख रही हो? बुक में तो हम लिखवा रहे हैं, आप कंफर्म कर रही हो क्या कि हम गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? फिर छूट जाएगा आपका, ठीक ना। राजकीय यात्रा का आदेश, राजकीय अधिकारियों को प्रत्येक 5 वर्ष पे राजकीय यात्रा का आदेश देता है। किसके लिए देता है? कि आप साम्राज्य में घूम फिर के देखिए कि किनको क्या कमी है, क्यों हमारी जनता दुखी है, क्योंकि जनता से डायरेक्ट तो हम मिल नहीं पा रहे हैं। चौथा, ठीक ना। फोर्थ रॉक एडिक्ट में क्या लिखा हुआ है? फोर्थ रॉक एडिक्ट में अशोक यह घोषणा करता है कि वह भेरी घोष की जगह धम्म घोष अपना लिया है। भेरी घोष, पॉलिसी ऑफ वॉर के जगह पॉलिसी ऑफ धम्मा। अपने शब्दों में जो आपको उचित लगता है लिख लें, क्योंकि याद आपको करना है। भेरी घोष की जगह धम्म घोष। भेरी 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 मतलब युद्ध होता है, भेरी भ भ, भेरी घोष की जगह धम्म घोष, युद्ध की जगह शांति, पॉलिसी ऑफ वॉर की जगह पॉलिसी ऑफ धम्मा, ठीक ना। फिफ्थ, पांचवा शिलालेख, पांचवा शिलालेख में क्या है? धर्म महामात्रों की नियुक्ति, धर्म महामात्रों की नियुक्ति। धर्म महामात्र जो अशोक जो अपना धम्मा चलाया, ठीक ना, उसके प्रचार प्रसार के लिए एक स्पेशल ऑफिसर इंचार्ज को अपॉइंट कर दिया, ठीक ना, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। देखो यहां एक कन्फ्लिक्ट है। कुछ लोग बोलते हैं कि बौद्ध, अशोक जो था बौद्ध धर्म को अपना लिया था और उसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, लेकिन कुछ विद्वान ये मानते हैं कि अशोक का धर्म बौद्ध धर्म की चौहद्दी में बंधा हुआ नहीं था, ठीक ना। उसके अगर धर्म पे आप नजर डालोगे तो आप देखोगे कि उसका धर्म जो है वो बेसिकली बौद्ध धर्म ना होके क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट है। क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट है, एक सेट है, सेट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट है। सेट मतलब कहने का मतलब समूह। कोड ऑफ कंडक्ट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने अपने धर्म के प्रचार के दौरान ऐसी ऐसी चीजों को का संदेश दिया जो ना केवल बौद्ध धर्म में है, सभी धर्मों में है। जैसे वृद्धजनों का सेवा करिए, माँ बाप का सेवा करिए। तो कोई धर्म थोड़ी ना बोलता है कि वृद्धजनों को लात मारिए, कोई बोलता है? नहीं बोलता है। सभी अहिंसा का बात करते हैं, कोई भी धर्म हिंसा की तो बात नहीं करता है ना। अपने गुरुजनों का सम्मान करें, तो ये तो सभी धर्म बोलता है कि अपने गुरुओं का सम्मान करें। अलग बात है आप लोग मेरा सम्मान नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर इसमें आ जाता है 13वां शिलालेख। नहीं, वो सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हाँ,
सातवां और आठवां शिलालेख लिख लीजिए एक ही जगह, सातवां और आठवां। पांचवा एकदम लगातार है, उसके बाद सातवां और आठवां। देखो जो मेन क्वेश्चन में पूछता है एग्जाम में, हम वही लिखवा रहे हैं। सातवां और आठवां, इसमें क्या है, अशोक के राजकीय यात्राओं का या धार्मिक यात्राओं की चर्चा है। राजकीय मत लिखिएगा, धार्मिक लिखिएगा, धार्मिक यात्राओं की चर्चा है। जैसे आपको मालूम होगा वो बोध गया गया था, निगाली सागर गया था, लुम्बिनी गया था, है ना, तो इसकी चर्चा है। सिर्फ धार्मिक लिखिए, धार्मिक यात्राओं की चर्चा है। सातवें और आठवें में बोध गया गया था, निगाली सागर गया था और लुम्बिनी गया था, ठीक ना। अब देखिए 13वां शिलालेख, 13वें शिलालेख में क्या है जो हम बता चुके हैं। चलिए अब इसके इंस्क्रिप्शन का दूसरा भाग क्या है, स्तंभ लेख, पिलर एडिक्ट्स। 13वां में कलिंग युद्ध का चर्चा है, जिसमें पूरी रामायण टिकी हुई है, किसकी, अशोक की। चलिए अब इंस्क्रिप्शन का सेकंड क्या है, देखिए ये बेसिकली बिहार स्पेशल में नहीं पढ़ाया जाता है, ये इंडियन हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। लेकिन आप लोग वहां से यहां लिंक नहीं कर पाइएगा, हम जान रहे हैं इस ठंडे में समस्या होगी आप लोगों को, इसलिए हम आप लोगों का काम आसान कर दे रहे हैं। चलिए सेकंड भाग क्या है, स्तंभ लेख, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पिलर एडिक्ट। पिलर एडिक्ट मतलब एक खंबा है, पिलर है, ठीक ना। हमारा नेशनल एम्बलम क्या है, तो अशोक स्तंभ है ना। अशोक स्तंभ नहीं है, अशोक स्तंभ के ऊपर जो लायन का जो 4 लायन है ना, वो मतलब अशोक स्तंभ ही उसको बोल सकती हो, ठीक ना। लेकिन उसके ऊपर जो 4 बाघ हैं, देखो बाघ बहुत जगह से मिले हैं, लेकिन सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है उसमें 4 बाघ पीठ सटाए खड़े हैं। सिंगल सिंगल लाइन तो और भी जगह से मिला है, और अशोक के काल का ही मिला और अशोक के पिलर में ही लगा हुआ है। लेकिन इसमें क्या है, 4 बाघ हैं जो चारों तरफ मुंह करके खड़े हैं। इसको हम लोग क्या बनाए हैं, अपना नेशनल एम्बलम बनाए हैं। और उसके नीचे में क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। ये कहां से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ठीक, याद रहेगा। चलिए अब स्तंभ लेख के बारे में आप लोग लिखिए। स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ठीक ना, इनका नाम क्या क्या है लिखिए। अच्छा एक और बात यहां देख लीजिए कि जो पिलर एडिक्ट्स हैं, 7 मिला है, 6 जगह से मिला है, ठीक ना। अब देखिए यहां एक और गौर करने वाली बात है कि जो पिलर एडिक्ट्स हैं, इन सबों का जो स्क्रिप्ट है वो क्या है, ब्राह्मी है। क्या है, लिखो, भूल जाओगे, अगर याद है तो छोड़ो। देखो इनका नाम लिख लो आप लोग। पहला देहली टोपरा, ठीक ना, दिल्ली टोपरा, ये पहले टोपरा में था, नाउ इट इज इन दिल्ली। पहला दिल्ली टोपरा, हाँ पहला स्तंभ जो है दिल्ली टोपरा, पहला स्तंभ लेख जो है। देखो टोटल 7 स्तंभ लेख है ना, जो 6 स्थानों से मिले हैं। तो पहले वाले का नाम है दिल्ली टोपरा, दिल्ली डैश देख के टोपरा। ये पहले, ये एक्चुअली बेसिकली ये था टोपरा में। मोहम्मद बिन तुगलक क्या किया था इसको, नहीं एफएसटी फिरोज शाह तुगलक क्या किया था, नहीं कंफ्यूज कर रहे हैं, फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। अच्छा ठीक है, इसको हम देख के आप लोगों को कंफर्म करेंगे, यही दोनों बाप बेटा में से एक है, फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक। ये क्या किया, उसको टोपरा से उठा के दिल्ली ले आया, ठीक है ना। दिल्ली में ये मेहरौली, ठीक ना। अगला लिखो दिल्ली मेरठ, अगला दिल्ली मेरठ, हाँ सेकंड पिलर अभी दिल्ली में है। उसके बाद लिखिए प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग,
ठीक ना। देखो ये पहले बेसिकली कहां था, कौशाम्बी में था, लिख लो, प्रयाग वाला। अभी ये कहां है, फिरोज शाह तुगलक था, एफएसटी था फिरोज शाह तुगलक, ठीक ना। फिरोज शाह तुगलक जो था दिल्ली टोपरा, मतलब टोपरा और मेरठ वाले अशोक स्तंभ को कहां उठा के ले आया था, दिल्ली ले आया था, ठीक। अब देखो प्रयाग स्तंभ लेख ये कहां था, कौशाम्बी में था, और इसको अशोक जो है उठा के कहां ले आता है, प्रयाग ले आता है। उसमें अशोक का तो है ही लेख, साथ में अपना भी लेख खुदवा देता है, ठीक ना। अच्छा एक और चीज, आप लोग पढ़े होंगे समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, पढ़ी हो ना, वो भी यही है। ये बेसिकली था किसका, अशोक का। अशोक के बाद इसको कौन खुदवाया अपना नाम, समुद्रगुप्त, और इनको उठवा के कौन ले आया, अकबर। अकबर उठा के ले आया प्रयाग, और फिर क्या किया, अपना नाम उसको खुदवा लिया। इसको स्थापित तो किया था अशोक, बाद में उसमें समुद्रगुप्त अपनी प्रयाग प्रशस्ति के रूप में अपना नाम उसमें खुदवाया, कुछ कुछ लिखवाया, और उसी को फिर उठवा के कौन ले आया, अकबर, और वो भी अपना नाम उसमें खुदवा दिया, ठीक ना। आगे लौरिया अरेराज, हाँ चौथा, लौरिया अरेराज, ARERAJ, लौरिया, हाँ LAURI है। देखो यहां लॉ रिया, ठीक आया, दिख गया, यस। हम सब बता रहे हैं आप लोग को, आप लोग के मन में जितनी क्वेरीज आएगी हम सब बताएंगे। लौरिया अरेराज, ARERAJ, ये कहां है, ईस्ट चंपारण में है। पांचवा लौरिया नंदनगढ़, नहीं ये वही है लौरिया नंदनगढ़, नंदनगढ़ लौरिया नंदनगढ़ बोल रही है लौरिया नंदनगढ़, ये देखिए ये वेस्ट चंपारण में है। कहां है, वेस्ट चंपारण में है। और इसके ऊपर ना मोर का चित्र बना हुआ है, मोर का मूर्ति बना हुआ है। आप लोग को मालूम होगा कि हर एक स्तंभ के ऊपर किसी न किसी पशु का क्या बना हुआ है, मूर्ति बना हुआ है। तो लौरिया नंदनगढ़ के ऊपर किसका है, मोर का बना हुआ है। रामपुरवा, रामपुरवा, रामपुरवा ये भी कहां है, वेस्ट चंपारण में है, ठीक ना। इस पे जो मूर्ति बनी हुई है वो किसकी बनी हुई है, नटुआ बैल, मतलब वो बैल जो है ना नाचने की मुद्रा में है। वेस्ट चंपारण में है, नाम है रामपुरवा, रामपुरवा स्तंभ लेख, वेस्ट चंपारण, नटुआ बैल। अभी ये कहां है वर्तमान में, हमारे राष्ट्रपति भवन की शोभा बढ़ा रहा है। आप राष्ट्रपति भवन का जो कोर्टयार्ड है, ठीक है ना, कभी गए हो राष्ट्रपति भवन घूमने, कभी जाओ, देखे थे कोर्टयार्ड, कोर्ट, अच्छा तब नहीं पता था, अब पता चला ना, अब जाके फिर से एक बार घूमो। हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, ऑनलाइन टिकट मिलता है, ऑनलाइन टिकट लेके अपना आधार कार्ड वगैरह अपलोड करके आप जा सकते हो, हाँ रजिस्ट्रेशन करके, उसी तरह हम भी गए थे ठीक ना। कोर्टयार्ड में ये नटुआ बैल का जो है स्तंभ, वहीं राष्ट्रपति भवन की शोभा बढ़ा रहा है आज के डेट में। चलिए आगे बढ़िए। अच्छा यहां एक और कंफ्यूजन होता है लोगों को, उसको आप अच्छे से समझ लीजिए। ये जो पिलर एडिक्ट है, देखिए ये अक्सर कंफ्यूजन होता है लोगों को, इसको ध्यान दीजिएगा। ये जो पिलर एडिक्ट है ना, इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं, मेजर पिलर एडिक्ट और माइनर पिलर एडिक्ट, ठीक है ना। इसको हिंदी में बोलिएगा तो बृहद स्तंभ लेख
और लघु स्तंभ लेख। तो अभी जो हम लोग लिखवाए नाम, ये क्या था? बृहद स्तंभ लेख, ठीक है ना। अब हम लोग लघु स्तंभ लेख के बारे में लिखिए। नहीं, ये 6 ही है, ठीक। 6 स्थान से मिला है, एक में, किसी एक में ना 2 लिख दिया होगा, ऐसे है। टोटल 7 लेख है। लेख मतलब कहने का मतलब क्या, लेख समझ रही हो ना, जो लिखा हुआ है। तो ये 7 चीजें लिखी हुई है, लेकिन ये मिली कहां से है? 6 स्थानों से मिली है। मतलब जो स्तंभ है वो कै गो है? अगर देखोगे नंबर ऑफ, अगर एडिक्ट्स देखोगी तब तो 7 है, लेकिन कै स्तंभ में खुदा है? तो 6 ही स्तंभ में खुदा हुआ है। लिखवा रहे हैं, लघु में आता है, ठीक है ना। लिखो, लघु स्तंभ लेख लिखे। माइनर पिलर एडिक्ट्स, इसका लिस्ट लिख लो। सांची, लिखते जाओ। सांची, देखो इसका ये नंबर में बहुत है, करीब करीब अराउंड 15-16, और इसका हमेशा खोज होते जा रहा है, ठीक ना। तो जो मेन है सांची, सारनाथ, यही सारनाथ का ऊपर का जो शीर्ष है वही हमारा नेशनल एम्बलम है, ठीक ना। प्रयाग या इलाहाबाद, देखो प्रयाग में मेजर भी है और माइनर भी है। मेजर वाला पे समुद्रगुप्त और अशोक दोनों हैं, ठीक ना। रुम्नी देई, रुम्नी देई, रुम्नी देई, रुम्नी देई, अरे रुम्नी देई, सॉरी, रुम्नी देई। ठंड में ना हाथ भी कम वो चल रहा है और दिमाग भी कम चल रहा है। रुम्नी देई। उसके बाद निगाली सागर, निगाली, निगाली सागर, ठीक ना। देखो ये जो रुम्नी देई है ये कहां है? लुम्बिनी में। कहां है? लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहां है और क्यों फेमस है? एकदम सही, राहुल सही बोला। भगवान बुद्ध की जन्मभूमि है लुम्बिनी, है ना। और निगाली सागर कहां है? यही लुम्बिनी से 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर बगल में है। यानी कि ये दोनों जो है माइनर पिलर एडिक्ट्स कहां के हैं? कहां है? नेपाल में है, ठीक है ना। ये जो रुम्नी देई है ये अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख माना जाता है। इस पे जो लेख दर्ज है वो सबसे छोटा है, ठीक ना। और अशोक, हाँ ये लुम्बिनी में मिला है, इसका नाम क्या है? रुम्नी देई, ठीक। और अशोक के पीरियड में जो टैक्सेशन सिस्टम था उसकी जानकारी देने वाला ये एक मात्र सोर्स है, ठीक है ना। साहित्यिक स्रोत की बात नहीं कर रहे हैं, पुरातात्विक स्रोत की बात कर रहे हैं। ये एक मात्र स्रोत है। कौन सा? रुम्नी देई। इसके बारे में क्या है कि देखो अशोक जो है अपने शासन के 20वें वर्ष, ठीक है ना, लुम्बिनी की धार्मिक यात्रा किया था, ठीक है ना। इसकी चर्चा कहां है? रुम्नी देई अभिलेख में है। और जब वहां गया धार्मिक यात्रा पे, तो क्या किया इस एवज में कि उस समय 2 टाइप के टैक्स होते थे, भाग और भोग। तो भाग को माफ कर दिया, ठीक है ना। और भोग जो 1/6 था इसको घटाकर 1/8 कर दिया, है ना। तो इसके टैक्सेशन सिस्टम का पे प्रकाश डल रहा है। और ये लिखा कहां हुआ है? रुम्नी देई लघु स्तंभ लेख में लिखा हुआ है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अशोक का जो टैक्सेशन सिस्टम है इसका पता कहां चलता है, तो रुम्नी देई में पता चलता है। सबसे छोटा अभिलेख कौन है? रुम्नी देई अभिलेख है। ये किसकी याद में है? तो अपने शासन के 20वें वर्ष में जो वो लुम्बिनी की यात्रा किया था, ठीक ना।
उसके ये में है। चलिए, अच्छा, अशोक के बारे में ना जो राजकीय यात्राएं हैं, ठीक ना, वो हम थोड़ा आप लोग को, या मेन मेन पॉइंट्स जो है वो थोड़ा ब्रैकेट बना के लिख लो, जो अक्सर एग्जाम में पूछता है। पहले तो 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। आगे बढ़ू। हाँ, गवर्नर पहले से था, क्योंकि उसके पिताजी जब राजा थे, जब उसके पिताजी राजा थे तो वो राजपूत, वो था राजकुमार था, तो उसको अवंती का गवर्नर बना दिया गया था। 269 में वो खुद राजा बन गया, ठीक ना। 8वें वर्ष यानी कि 261 बीसी में कलिंग का युद्ध हुआ। चलिए, 10वें वर्ष लिखते जाइए, 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा। 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा, आप पीछे चल रही हैं। 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा। 12वें वर्ष निगाली सागर की यात्रा। 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा। और हम आप लोगों को कुछ देर पहले ही बताएं कि ये सारे धार्मिक यात्राओं की चर्चा कहां है, 7वें और 8वें अभिलेख में है। वो देखो 7वें और 8वें शिलालेख है, वो शिलालेख की बात है, और ये क्या है, स्तंभ लेख की बात है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए हम स्टार्टिंग में ही डिवीजन करवा दिए, रॉक एडिक्ट, पिलर एडिक्ट और केव एडिक्ट। तो शिलालेख में 7वें और 8वें शिलालेख में चर्चा है, और अगर स्तंभ लेख की बात पूछेगा तो रुम्नी देई होगा आंसर। इस चीज को अच्छे से आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, इसी में और थोड़ा सा वैल्यू एडिशन कर लीजिए। अशोक वाले टॉपिक में ही महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। महेंद्र और संघमित्रा जो इनका बेटा और बेटी था, इसको अशोक भेजा था श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। अशोक जो है 84,000 स्तूपों का निर्माता माना जाता है। 84,000। अशोक के समय ही थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। अशोक के समय ही थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, तीसरी बौद्ध संगति। अगर इसका डेट लिखना चाहते हैं तो 250 ईसा पूर्व में। अशोक की मृत्यु तक्षशिला में हुई थी। ठीक ना। अंतिम मौर्य शासक कौन था, बृहदत्त था, जिसकी हत्या कौन कर देता है, पुष्यमित्र शुंग करता है। कब करता है, 185 ईसा पूर्व में करता है। अशोक को बौद्ध धर्म में कौन दीक्षित करता है, उपगुप्त। लिख लीजिए। थोड़ा हमें ही पानी दे देंगे क्या, गर्म ठंडा। उपगुप्त अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करता है, या अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त देता है। ठीक ना। देखिए, यहां आप देख रहे हो, जब हम लोग ये पिलर एडिक्ट्स की बात कर रहे थे तो एक मिला है ईस्ट चंपारण में और बाकी 2 मिला है वेस्ट चंपारण में। एक्चुअली बेसिकली ये ना सिर्फ चंपारण हुआ करता था पहले। क्या हुआ करता था, एक ही जिला था। क्योंकि इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा हो जा रहा था, इसलिए इसको 1 दिसंबर 1977 1977, ठीक ना, जब गांधी जी चंपारण गए थे चंपारण सत्याग्रह करने, तो एक ही चंपारण था, ईस्ट और वेस्ट नहीं था। ठीक ना। लेकिन 1 दिसंबर 1997 को इसको 2 भागों में बांट दिया गया, ईस्ट चंपारण और वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण से जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या फैक्ट रिलेटेड है। सोमेश्वर पहाड़ी है, दून की पहाड़ियां है, हरारा घाटी है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, सबसे ऊंची चोटी है, इनका घर है। ठीक ना। वहां लिख लीजिएगा, इनका घर है। ठीक ना। चलिए, अब जो है
मोर और लेस आप लोगों का जो हिस्ट्री है वो खत्म हो चुका है। थैंक यू। जो मगध साम्राज्य का जो हिस्ट्री है वो मोर लेस आप लोग का खत्म हो चुका है। देखो इसके आगे भी है, इसके आगे फिर आप लोग को अभी बताए ना कि अंतिम मौर्य शासक का की हत्या पुष्यमित्र शुंग करता है, तो शुंग वंश आएगा। एक काम करो, आप लोग लिस्ट आप लोग को लिखवाए थे ना, नहीं लिखवाए तो लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। वृहत वंश, मगध साम्राज्य के विभिन्न वंश, वृहत वंश, मगध साम्राज्य के विभिन्न वंश, वृहत वंश, हर्यक वंश, सीक्वेंस में लिखते जाओ। वृहत वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश, नंद वंश के बाद मौर्य वंश, मौर्य वंश लिखे, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, शुंग, शुंग वंश के बाद कन्नौ वंश, कन्नौ क आधा न लिख दे, कन्नौ वंश, ठीक ना। उसके बाद जो है, उसके बाद सीक्वेंस थोड़ा बिगड़ता है। बिगड़ता क्या है कि इंडियन हिस्ट्री में जैसे सातवाहन पढ़ना पड़ जाता है, लेकिन हमारे इंडियन हिस्ट्री में सातवाहन नहीं आता है। ठीक, फिर गुप्त वंश आता है। गुप्त वंश का भी जो प्रसार था वो कहां था, यूपी और बिहार में था। लिख लो गुप्त वंश। हाँ, सातवाहन छोड़ दीजिए, गुप्त वंश, ठीक ना। गुप्त वंश आता है। गुप्त वंश का भी प्रसार जो है, हालांकि गुप्त वंश को आप मगध साम्राज्यवाद में नहीं रख सकते हो, मगध साम्राज्य में नहीं रख सकते हो, लेकिन अगर बिहार में किन किन वंशों का शासन रहा तो उस सीक्वेंस में आपको फिर गुप्त वंश आता है, ठीक है ना। उसके बाद जो बिहार में सबसे फेमस वंश आता है वो कौन आता है, पाल वंश आता है। हम आप लोगों को बताए हैं कि हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, जिसमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, हमने मैप बना के आप लोगों को तीनों का लोकेशन भी दिखा दिया था। आप लोग को याद है ना, नहीं याद है तो आप लोग रिवीजन करिएगा, याद आ जाएगा। ठीक, अब पाल वंश में हम आप लोग को कल के क्लास में बताए थे, इधर ध्यान दीजिएगा। पाल वंश में हम आप लोग को कल के क्लास में बताए थे कि पाल वंश की स्थापना कौन किया था, गोपाल किया था। गोपाल का संबंध किससे है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय से है, हम बताए थे, ठीक ना। और गोपाल का बेटा कौन होता है, धर्मपाल होता है, मतलब नेक्स्ट शासक धर्मपाल होता है। उसके बाद देवपाल होता है। धर्मपाल का संबंध किससे है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी से है। और बिहार में एक यूनिवर्सिटी होता है नालंदा यूनिवर्सिटी, कुमारगुप्त से होता है। और इस नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाकर राख कौन कर देता है, बख्तियार खिलजी कर देता है। किस वर्ष कर देता है, 1206 में कर देता है, ठीक ना। ये सारी चीजें हो चुकी है, ठीक ना। तो आपका जो ये थर्ड चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक ना। थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब देखो बहुत शॉर्टकट में हम लोग देखते हैं फोर्थ चैप्टर। देखो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस अगर टाइम मिला तो हम सेपरेटली इसको डिस्कस कर देंगे, नहीं तो हमको इतना विश्वास है कि हम आप लोग को इतने अंदर से पढ़ा दिए हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर सबका कर लोगे, ठीक ना। अब प्राचीन बिहार में धार्मिक आंदोलन, ठीक ना, इस पे हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। आज का ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है, मुश्किल से 5 से 7 मिनट है। देखो धार्मिक आंदोलन में जो मध्य गंगा घाटी है, देखो आज ना थोड़ा बैकग्राउंड बता देते हैं आप लोगों को। आप लोग को मालूम है कि पहले क्या था, वैदिक धर्म था, ठीक ना। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद क्या हुआ, वैदिक सभ्यता का उद्भव हुआ। और इस काल में जो धर्म चल रहा था वो क्या था, वैदिक धर्म था, ठीक ना। आर्यों का धर्म क्या था, वैदिक धर्म था। और ये वैदिक धर्म क्या हो गया था, कर्म कांड प्रधान था। क्या था, कर्म
कांड प्रधान धर्म था। बता रहे हैं कर्म कांड प्रधान धर्म का मतलब है कि इसमें जैसे आपको पूजा करने के लिए मंत्रोच्चार करना है, जब पूजा खत्म हो जाए तो यज्ञ में बलि देना है ना? समझ में आ रहा है? देखो ऋग्वैदिक धर्म का जो स्वरूप था वो क्या था? सादा था, ठीक ना? इसमें उतना ज्यादा आडंबर नहीं था। लेकिन जैसे जैसे काल आगे बढ़ता है तो उत्तर वैदिक धर्म जो है, उत्तर वैदिक धर्म ये क्या हो जाता है? कर्मकांड प्रधान हो जाता है। और यहां क्या है? बहुत बड़ी मात्रा में बलि के रूप में पशु बलि दिया जा रहा था, है ना? गाय, भैंस, बैल, इन सबों की पशु बलि दी जा रही थी। आपको हम कल के क्लास में भी समझाए थे कि 6th सेंचुरी बीसी तक, 6th सेंचुरी बीसी तक, इसको थोड़ा छोटा करते, बहुत बड़ा हो जा रहा है। 6th सेंचुरी, अरे कुछ ज्यादा छोटा हो गया है तो 6th सेंचुरी बीसी तक जो लोहे का टेक्नोलॉजी है वो साउथ इंडिया से कहा जाता है? मिड गंगेटिक वैली में आ जाता है। और इस लोहे का उपयोग हम लोग दो तरीके से करते हैं। पहला कृषि कार्य में प्रयोग होने वाले औजारों के रूप में, जैसे हल, फाल, इसके रूप में, और दूसरा युद्ध के लिए करने लगते हैं। तो अब जब कृषि में लोहे का फार लगने लगा तो भूमि क्या हुआ? बहुत अंदर तक इसकी जुताई होने लगी। प्रोडक्शन बढ़ा तो सरप्लस बढ़ा, है ना? प्रोडक्शन बढ़ा तो सरप्लस बढ़ा। तो जब प्रोडक्शन बढ़ा, सरप्लस बढ़ा, तो आदमी का लालच भी बढ़ेगा, जनसंख्या भी बढ़ रही है, तो ज्यादा से ज्यादा भूमि अब किस में कन्वर्ट होने लगेगी? कृषि भूमि में होने लगेगी। और इस पे कार्य करने के लिए किसान के साथ साथ किसकी जरूरत थी? पशुओं की जरूरत थी, ताकि हल के रूप, जैसे हल खींचने में होता है ना, खेत को जोतने में, एक हम लोग लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं दमाही करना, दमाही करने में, ठीक ना? इसमें किसकी जरूरत पड़ने लगी? पशुओं की जरूरत पड़ने लगी। लेकिन उत्तर वैदिक धर्म क्या हो गया था? यहां बहुत बड़े स्तर पे पशुओं की बलि दी जा रही थी। तो अब क्या हो रहा था कि कर्म कांड प्रधान उत्तर वैदिक धर्म जो था, उस समय की 6th सेंचुरी बीसी के अर्थव्यवस्था की जो मांग थी उसके विपरीत हो रही थी। दोनों का स्वरूप आपस में टकरा रहा था। एक क्या बोल रहा था? बलि दो, और इधर इकोनॉमी की डिमांड क्या थी? उन पशुओं को संरक्षित करो, है ना? तो एक ये बहुत बड़ा कारण हो जाता है एक नए धर्म के खोज की, पहला। दूसरा, देखो, सभी जो हमारा सोसाइटी था, जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी, उसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक ना? यहां गौर करो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय। देखो, तलवार की ताकत किसके पास थी? ठीक ना? टैक्स कौन दे रहा था? और सबसे निम्न जाति कौन हो जा रहा था? शूद्र, जो ऊपर सबकी सेवा कर रहा था। तो हर एक वर्ग यहां देखो असंतुष्ट था। क्षत्रिय को यह लग रहा था कि भाई जान हम दे रहे हैं, मर मेरा बाल बच्चा रहा है, हम मर रहे हैं, हम सर कटा रहे हैं, फ्री में दान कौन ले रहा है? ब्राह्मण ले रहे हैं। यानी कि ये कहीं ना कहीं राजकीय संसाधनों का अपव्यय है। अगर ये संसाधन को हम अपने हाथों में ही बचा के रख ले तो क्या होगा? हम अपना और प्रसार कर सकते हैं, हमारी समृद्धि और बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो यहां ये भी इनको गुस्सा होके देख रहे हैं। वैश्य को क्या लग रहा है कि एकमात्र टैक्स पेयर कौन है? हम हैं, लेकिन फिर भी हमको क्या किया गया है? समाज में तीसरे पायदान पर रख दिया गया है ना? हमको पहला दूसरा पायदान नहीं दिया गया है, जबकि टैक्स कौन पेड कर रहा है? हम पेड कर रहे हैं। इनको एकमात्र फैसिलिटी दे दिया गया था, यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार दे दिया गया था। यज्ञोपवीत मतलब ये जो जनेऊ धारण करते हैं वो पहनने का दे दिया गया था, और इनको द्विज की श्रेणी में रखी गई थी। देखो, इन तीनों वर्गों को द्विज बोलते थे इकट्ठा, ठीक है ना? इन तीनों वर्गों को द्विज बोलते थे, और जो लास्ट होता है वो शूद्र होता है। तो वैश्य भी क्या हो रहा है? परेशान हो रहा है। तो यही जो वर्ग वैमनस्य चल रहा है, ये भी नए धर्म के खोज का एक कारण बनेगा।
अब कौन कौन से धर्म आएंगे ये हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक ना। थैंक यू। कल क्लास हम